हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। क्यों गिर रहा है यूपीएल का शेयर? तो अगर आप यूपीएल के इन्वेस्टर हैं या उसमें ट्रेड करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक भारी गिरावट देखी जा रही है यूपीएल के शेयर में। आज में यूपीएल का शेयर 4% से ज्यादा गिरा है। और अगर हम एक महीने की परफॉर्मेंस देखें तो ये 10% के आसपास गिरा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम जाने कि क्या प्रॉब्लम चल रही है यूपीएल के शेयर में, इस क्विकली हम ओवरव्यू लेंगे कंपनी का, जैसा कि हम करते हैं अपने नॉर्मल वीडियो में। तो अगर यूपीएल की बात की जाए तो इंडस्ट्री, तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं फर्टिलाइजर एंड एग्रो केमिकल। तो ये उसमें सबसे बड़े प्लेयर हैं। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम इनका देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 58,000 करोड़ है। और अगर हम रैंक करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज को, तो इसकी रैंक आती है 82 इंडिया में। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो वो रफली 28.5% है। इसका मतलब है कि अगर फर्टिलाइजर एंड एग्रो केमिकल एरिया में जितना भी सामान बिकता है उसमें से ऑलमोस्ट 1/4 इन्हीं का होता है। और इसकी अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये है 1.31%। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपए के यूपीएल के शेयर हैं तो आपको उसके ऊपर 1 रुपए 31 पैसे डिविडेंड मिलेगा एक साल में, रफली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट डेटा। तो ये ओवरऑल कंपनी का हाई लेवल पे ओवरव्यू है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 28%, रिटेल की होल्डिंग है 18% जो कि बनती है 46, और जो रिमेनिंग होल्डिंग है वो एफआईआई और डीआईआई के पास है। इसका मतलब है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 38% और म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास रफली 15% की होल्डिंग है। और इस होल्डिंग पैटर्न को अगर हम पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड में ट्रैक करें तो इसमें देखा गया है कि कोई मेजर चेंज नहीं आया है। सबकी होल्डिंग जितनी थी अभी भी लास्ट 3 मंथ्स में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई प्लेजिंग नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन है कि उनकी सारी अपनी ओन्ड होल्डिंग है। और इसके अलावा अगर आप राइट साइड में इस पेज के देखेंगे इनके पीयर्स के बारे में, तो ये जैसे मैंने बताया कि ये अपने एरिया में टॉप प्लेयर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में नंबर 1 है फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल में। और इनके कॉम्पिटिटर्स हैं बेयर क्रॉप साइंस, जो कि ऑलमोस्ट इनका हाफ है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, और इसके अलावा रैलिस इंडिया और कुछ छोटे प्लेयर हैं। और अगर हम एक साल की परफॉर्मेंस देखें, हालांकि ये पिछले एक महीने में 10% गिर चुका है, लेकिन अगर हम एक साल की परफॉर्मेंस देखें इस शेयर की तो इसने रफली 50% की रिटर्न दी है, जो कि बड़ी क्लोज टू निफ्टी 50 इंडेक्स। तो इसने डिसेंट रिटर्न एक साल में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं असली प्रॉब्लम की, कि ऐसा क्या हो रहा है कि इसका शेयर गिरे जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे हुआ है एक केमिकल डिजास्टर। तो उसकी मैं पूरी स्टोरी आपको शेयर करूंगा। तो इसकी जो कहानी शुरू होती है, वो कहानी शुरू होती है, अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुमा को जेल की वहां पे सजा मिली थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से। तो ये लास्ट मंथ मिला, और जैसे ही उनको जेल की सजा सुनाई गई तो उसके बाद वहां पे बहुत अनरेस्ट हो गया साउथ अफ्रीका में। लूट स्टार्ट हो गई, वायलेंस स्टार्ट हो गया।
और ये लास्ट मंथ 9 जुलाई से 18 जुलाई तक ये सारा वायलेंस चला, जिसमें कि रफली उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी काफी खराब कर रही है साउथ अफ्रीका की, बट उसके बाद भी 35 टू 50 बिलियन यूएस डॉलर का उसमें लॉस हुआ है, और ऑलमोस्ट 300 लोगों की डेथ भी हुई है। तो काफी सैड इंसिडेंट था। बट इसी इंसिडेंट के बीच में 12 और 13 जुलाई को क्या हुआ कि कुछ जो प्रोटेस्टर थे वो डरबन शहर में यूपीएल की एक यूपीएल का एक वेयर हाउस है कॉर्नुबिया एरिया में, एक्चुअली में डरबन शहर के अंदर, वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पे इनके वेयर हाउस में आग लगा दी, और लूट मचाने के इरादे से आए थे और आग भी लगा दी। तो यूपीएल ने फायर फाइटर्स को इन्फॉर्म किया, फायर फाइटर्स आए, बट उनको कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि इसके अंदर पड़ा क्या है, इस वेयर हाउस में है क्या ऐसी चीज। तो वो आए, अपने काम पे लग गए, वहां पे ऑलरेडी बहुत अनरेस्ट चल रहा था तो उनको भी टाइम लगा आने में, आए और वो काम पे लग गए। तो बाद में उनको यूपीएल ने कुछ नहीं बताया कि इसके अंदर कोई डेंजरस सामान पड़ा है या कुछ ऐसा है, जबकि वहां पे 5000 टन्स केमिकल पड़ा हुआ था, जो कि अल्टीमेटली या तो जल गया या फिर वो बह गया आसपास की रिवर्स में। तो ये सब हुआ। उसके बाद कुछ दिन में ये आग बुझाने में ऑलमोस्ट उनको 9 से 10 दिन का टाइम लगा, क्योंकि काफी डीप फैल चुकी थी आग, पूरे शहर में अनरेस्ट था। तो जब ये आग बुझाई गई तो देखा गया कि बहुत ज्यादा डरबन शहर के पूरे उस एरिया में बहुत सारा धुआं है, जहरीला धुआं है, धूल है, और आसपास की नदियों से खबरें आने लगी कि बहुत सारी मछलियां वहां पे मरी हुई पाई गई हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो तब उन्होंने वहां की एक लोकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, एमा वांगने, अ, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की कि भाई हुआ क्या है। तो जब उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और उनकी रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई है, तभी उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपने यूपीएल के शेयर पे आज देखा होगा। तो उनकी रिपोर्ट्स में ये आया है कि इनके वेयर हाउस में मिलियंस ऑफ लीटर्स कीटनाशक और क्रॉप सोल्यूशन प्रोडक्ट्स थे, जो कि नॉर्मली जितना अलाउ होता है उससे काफी ज्यादा थे। जितना आपको एनवायरनमेंट ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग अलाउ होता है उससे बहुत ज्यादा था। और इसमें कोई 5 लाख लीटर ऐसा सामान था, ऐसा केमिकल था जो कि बहुत ही ज्वलनशील है, कि अगर आप उसमें कभी भी आग लग सकती है, वो फैला सकता है आग को। तो ये बहुत ही डेंजरस सामान था। और उसमें 3000 kg ऐसा सामान था, ऐसा केमिकल था जो कि अनबॉर्न चाइल्ड को डैमेज कर सकता है, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसको डैमेज कर सकता है, उनके उसके होने वाले बच्चे को। और इस केमिकल से कैंसर हो सकता है, स्किन एंड आई इरिटेशन हो सकती है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, बट स्किन एंड आई इरिटेशन हो सकती है, एनिमल और प्लांट को डैमेज हो सकता है। तो उनकी रिपोर्ट बड़ी ही डराने वाली है कि ये बहुत ही डेंजरस केमिकल था, और ये शहर के बीचों बीच वहां के वेयर हाउस में रखा गया था, और इन्होंने अप्रोप्रिएट अप्रूवल नहीं लिए थे। ना तो इन्होंने एनवायरमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लिया था, वहाँ के नीमा रेगुलेशंस होते हैं जो कि उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल लेना होता है, बट वो नहीं लिया गया था। वहाँ पे जो भी हैजर्डस मटेरियल रखने के लिए जो अप्रूवल होते हैं वो भी नहीं लिए गए थे। और इसी वेयर हाउस के साथ में एक स्कूल था। जब स्कूल को अप्रोच किया गया तो उन्होंने बताया कि कभी भी यूपीएल ने ऐसा उनको नहीं बताया कि यहाँ पे डेंजरस मटेरियल है और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उनको कोई सेफ्टी मेजर फॉलो करने हैं। तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव यूपीएल उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीक्रेटिव था, पूरी आग लगने तक, आग लगने के बाद। तो ये उनकी रिपोर्ट आई है। अब इसके हिसाब से काफी सारा उन्होंने डिमांड किया है यूपीएल के अगेंस्ट एक्शन। और अब यूपीएल क्या कह रहा है इस मुद्दे पे? तो यूपीएल ने पहली बात तो ये कहा है कि
पब्लिकली वो इस बात को डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये लीगल मैटर है। और उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ खास नहीं था, हमने अपने सारे अप्रूवल फॉलो किए हैं। और उन्होंने मतलब मोटा मोटी ये बोला है कि जो भी था वो इतना डेंजरस नहीं था, और जब तक फायर फाइटर पहुंचे तब तक वो ऑलरेडी जल चुका था। तो वो डाउन प्ले कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को, लेकिन पूरे डरबन में इसको लेकर बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। लोग लोग परेशान हैं कि ऐसा हो रहा था। और ऐसा एक्चुअली में यूपीएल की हिस्ट्री भी काफी खराब रही है। यूपीएल ने पास्ट में, अभी आपने थोड़े टाइम देखा थोड़े टाइम पहले इंडिया में भी उनके एक प्लांट में एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके बाद उसको बंद किया गया था, जिसमें कि 3 वर्कर की डेथ हुई थी और कुछ काफी काफी सारे वर्कर्स उनके इंजर्ड हुए थे, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया था। तो यूपीएल की हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। तो वो अब सब उन मुद्दों को उनका लोकल मीडिया उठा रहा है। उस रिपोर्ट के बाद वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं कि इसके इस चीज के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे, और इससे कि ओशन लाइफ भी काफी इम्पैक्ट होगी। यूपीएल अपनी तरफ से अभी डाउन प्ले कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि उनके हिसाब से उनको जो एडवाइस किया गया था लीगल टीम से, वो यही था कि अ, इस वेयर हाउस को ऑपरेट करने के लिए और जो उसमें मटेरियल था उसके लिए उनको कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट अप्रूवल असेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है। और वो उन्होंने लीगल टीम से दोबारा चेक किया है, और वो अभी भी उसी पे फर्म है कि ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। हालांकि वहां पे अथॉरिटीज ने इनसे डेटा मांगा हुआ है कि कौन कौन से केमिकल थे, क्या थे। वो सब उसको स्टडी कर रहे हैं। तो आगे आने वाला टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है यूपीएल के लिए, कि अगर वहां पे कुछ इनके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो पहले तो पेनल्टी, और उसके बाद आगे कैसे ऑपरेट करेंगे, और इसका इम्पैक्ट दूसरे कंट्रीज में क्या होता है। क्योंकि ये जो मटेरियल इन्होंने साउथ अफ्रीका में रखा हुआ था, दो ये वहां पे बैन नहीं है, लेकिन जब अब उनकी रिपोर्ट के हिसाब से, लोकल मीडिया और एमा बंगने के रिपोर्ट के हिसाब से, ये मटेरियल 50 कंट्रीज में बैन है, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां पे ये इंडिया की कंपनी है, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में, यूएस में, चाइना में इनका काफी सारे केमिकल हैं जो कि बैन है। तो देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। होपफुली यूपीएल ने कोई भी ऐसा नोइंगली ऐसा कोई मिस नहीं हुआ है उनकी तरफ से। तो आगे अगर कुछ इस टॉपिक पे कोई भी डेवलपमेंट होती है तो मैं आप लोगों को अपडेट रखूंगा। तो ये था एक वीडियो यूपीएल के शेयर के ऊपर। इसके ऊपर ज्यादा कवरेज नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।